नमस्कार, आप सभी लोगों का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें कि हम दो रूल कर चुके हैं। आज थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से निकालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। अभी इससे पिछले वीडियो में मैंने दो तरह से सीख चुके हैं, कौन कौन? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब उसके थर्ड रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया हो या एलिमिनेशन मेथड से बनाया हो, सारे का आंसर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बनाओगे तो आंसर सेम आएगा। सिर्फ तरीका अलग अलग है, रूल सबका अलग अलग है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देगा उसके नीचे लिख देगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए या एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। मैंने उसका कुछ रूल को लिखा है, पहले रूल को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल देखकर मैं आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 3.5 NCERT। आप स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका सारे सब्जेक्ट अब यहाँ स्टार्ट होने वाली है। और मैथ तो चलेगा ही चलेगा, और इसके अलावा साइंस पेपर भी स्टार्ट होने वाला है आपका, SST सब बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग का फायदा हो। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर कर नीचे बता सकते हैं, बोल सकते हैं। चल आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको दो तरह से क्वेश्चन दो तरह से दिया रहेगा, दो इक्वेशन। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स b1y और c1 और a2x b2y c2। ठीक है ना? चलो, अब ये इक्वेशन को पहले आपको गिवन, अगर आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है स्टेटमेंट वाला है तो आपको इस दो को इक्वेशन निकालना होगा। अब दोनों इक्वेशन निकालने के बाद देखो बच्चा, यहाँ लिखना x और यहाँ लिख देना y, और यहाँ लिखना ये वन कांस्टेंट। ठीक है ना? वन कांस्टेंट। अब देखो, ये जो है x यहाँ लिखो, तो x को छोड़कर x के साथ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसको छोड़कर दूसरे वाले को कोफिशिएंट को यहाँ लिख दो। देखो y के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, b1 b2 लिख दिए, है ना, ऊपर नीचे। फिर c1 c2 लिख दिया। ठीक है? अब यहाँ y लिखा तो y वाला को छोड़ देंगे, b1 b2 को छोड़ देंगे, फिर c1 c2 लिखेंगे और जो बच गया a1 a2 लिख देंगे। ठीक है? और जब कांस्टेंट को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और ये दोनों के कोफिशिएंट को यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना? फिर से समझो, जब x यहाँ पे लेंगे, x और y z रख लेना। जब x को रखेंगे तो ये इसका छोड़कर इसको ढक दो, इसको छोड़कर y का कोफिशिएंट ले लेना है आपको और कांस्टेंट ले लेना है। तो y का कोफिशिएंट b1 b2 हो गया और c1 c2 हो गया। ठीक है? और जब y लेंगे तो ये बीच वाला को ढक देना, y लोगे तो b1 को ढक देना, तो बचा क्या? c1 c2, और इधर बचा a1 a2। x को नहीं लेना है। अब जब इसको ढकोगे तो ये दोनों बचा, यहाँ देखो लिख दिया a1 a2 और इधर लिख दिया b1 b2। क्लियर? चलो, अब यहां से x निकल गया, y निकल गया, कांस्टेंट निकल गया। अब देखो स्टेप 2 खत्म, स्टेप 3 में आओ। ये x को देखो b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। b1 c2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया देखो। फिर बीच में माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। ठीक है? और ऊपर x था तो ऊपर x कर दो। अब यहाँ y है तो ऊपर y करो, डिवीजन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। c1 a2 बीच में माइनस देना है, और c2 a1। ठीक है? इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ ऊपर कांस्टेंट था 1 दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 b2 और b1 a2 लिख दिया हूँ। अब निकालना है x और y का वैल्यू। तो देखो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो,
एक्स और एक्स के साथ कंपेयर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट था, इसके साथ करता तो एक्स वाई आ जाता था, इसके साथ नहीं, कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया तो देखो एक्स बराबर इतना आ गया। अब इसका वैल्यू ऊपर कर दो, यहाँ भी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये ऊपर चल गया और एक्स को यहीं रहने देते हैं, तो इतना आ गया एक्स का वैल्यू। और इसको भी फिर बाई को, इस बाई को फिर से इस कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दिया, तो देखो बाई बराबर इतना इस कांस्टेंट को, फिर इसको ये जो है ये यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, है ना, ये यहाँ पे आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो बाई का वैल्यू तो यही मिल गया, यही मिल गया, है ना, यही मिल गया C2, V1 C2। अब यहाँ से आप x का वैल्यू और y का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो एग्जाम में। क्या समझ में आया? एक बार फिर से देखो बच्चा, दो ही क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो x + 5 + 15 = 0, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन कोई दिया हुआ है ना, है ना, ऐसा क्वेश्चन है 3x + 2y = इसको इसे 3x + 2y + 25 = 0 और x + y + 15 = 0, है ना, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपको, है ना। अब देखो ये इक्वेशन यहाँ से आपको मिल गया 1 और 2। अब देखो रिलेट करके बता रहा हूँ इसको और इसको करके, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से इक्वेशन सेकंड मान लो आप, ठीक है ना, सेकंड मान लो। अब आप करो क्या, यहाँ से A1 कौन कौन हो गया बच्चा, यहाँ से ये क्या पहले लिख लो, A1 क्या हो गया 3, है ना, A2 क्या हो गया, देखो x के साथ जो लगा हुआ है A1 और इसके साथ जो लगा हुआ है वो A2, सेकेंड इक्वेशन के साथ वाला को A2 और फर्स्ट इक्वेशन साथ वाला को सबको A1 मानना। चलो B1 क्या निकल गया, देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो B1 क्या है 2, है ना, और इसमें B1 B2 क्या हो गया 1, चलो C1 हो गया यहाँ 25 और C2 हो गया 15। किस तरह से निकाला मैंने, इक्वेशन फर्स्ट के साथ जो भी होता है ये A B C कहलाता है, ठीक है ना, तो दो इक्वेशन था इसलिए A1 B1 और C1 हो गया, और इक्वेशन 2 के साथ A2 B2 और C2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट A1 बन गया, इसका कोफिशिएंट B1 बन गया, इसका C1 बन गया, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब यहाँ देखो स्टेप 2, x को लिखो और x को छोड़ करके ये दोनों को अरेंज कर लो, तो देखो यहाँ x लिख दिया हूं, है ना, x लिखने के बाद ये x का था और ये y का था और ये z का था, सॉरी कांस्टेंट c का था, है ना, तो जब x यहाँ लिखे तो इसको छोड़ दो, x वाला पार्ट में जो कोफिशिएंट था इसको छोड़ के ये दोनों को लिख देना है आपको, तो ये दोनों को लिख दो आप, इसका कोफिशिएंट तो 2 और 1 और इसका क्या था 25 और 50, ठीक है। अब देखो यहाँ बाई लिख दिए आप, बाई लिख दिए तो बाई का कोफिशिएंट कौन था, ये है ना बाई का, देखो B1 B2 आया है। अब इसको छोड़ दो और ये बचा, तो इसको लिख दो, पहले ये लिखो 25 और 15, फिर ये लिखो 3 और 1, ठीक है। अब इसको आप 1 मानते हो, कांस्टेंट है, अब जिसको ले रहे ऊपर लिखेंगे उसको छोड़ करके ये दोनों को अब लिखेंगे। अब ये दोनों को लिखोगे तो देखो A1 A2 यहाँ से लिखो 3 1 और 2 और 1। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। x लिए तो x वाले पार्ट को छोड़ देंगे, B1 को यहाँ रखेंगे, C1 के कोफिशिएंट को यहाँ रख लेंगे। बाई जब लिए ऊपर तो बाई वाला पार्ट को छोड़ करके इसको और इसको लेंगे, जब ये लिए तो इसको छोड़ दिए और ये दोनों को यहाँ लिख दिए, ठीक है। स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में आओगे जब आप, तो यहाँ कर रहा है बच्चा ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो लिख दो यहाँ x डिवीजन, इसको इसके साथ कर दो, लिख दो 30, है ना, हमेशा राइट वाला ये वाला लिखना फर्स्ट में और इधर वाला है तो बाद में लिखना 30 और बीच में लिखना माइनस, और 25 × 1 बन गया 25, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 15 का टेबल पढ़ो 2 बार 30, चलो
अब ये था बाई, यहाँ इक्वल टू करो, लिखो बाई, बाई लिखोगे तो फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बन गया कितना 25 माइनस 15 इंटू 3 45 इक्वल टू, यहाँ 1 था 1 दे दो, इसको देखो मल्टीप्लाई करो 1 के साथ और ये 2, यानी 3 माइनस 2 हो गया होगा, 3 माइनस 2 हो गया होगा। अब देखो यहाँ, अब कंपेयर किया है x को x वाले के साथ, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो आप, ठीक है ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। पहले इसमें माइनस करके लिख लो एक लाइन, और क्या क्या बन गया, x डिवाइडेड बाई 5, यहाँ बच गया आपका y डिवाइडेड बाई कितना -20, और इधर बच गया आपका 1, सिर्फ 1 बचा, 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा, है ना। अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, क्योंकि देखो यहाँ किए थे, इसको इसके साथ कंपेयर किए थे तब यहाँ से x निकला था कांस्टेंट के साथ, तो x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू आ गया 5, ठीक है ना। अब देखो इस y का वैल्यू y के साथ कंपेयर कर दो, तो y डिवाइडेड बाई -20 इक्वल टू 1, है ना, तो y का वैल्यू आ गया -20। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो यही पूरा रूल, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और इससे आप सब्स्टिट्यूशन भी इसमें लगाओगे तो यही आंसर आएगा, एलिमिनेशन भी लगाओगे तो यही मेथड आएगा, है ना, या तो इसको आप ग्राफ से भी बना सकते हो तो यही आंसर आएगा। अब जो रूल निकालना है निकाल लो, आपको 3 सभी माइंड में होना चाहिए, ग्राफ मेथड भी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप ये इतना अच्छा है, आप इसे नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। हाँ, इसको इस चैप्टर में खासकर 3.5 चैप्टर में आपको फर्स्ट का इंट्रोडक्शन भी याद होना चाहिए, कौन सा दो इक्वेशन के बीच में नो सॉल्यूशन होता था, कौन यूनिक सॉल्यूशन होता था, कौन मेनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता था, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और ये सब यूज करने वाले हैं इसमें बच्चा, तो आप लोगों को रिवीजन करने के लिए भी वो सब सारा याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखो आपका एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर है 15, 3.5 का 15 एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 है बच्चा, for which value of p does the pair of equation given below the unique solution, नीचे आपका दिया हुआ है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, सेकेंड में दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो बच्चा, इसको आप बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसको बनाने से पहले ही आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए, कौन कौन, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होना चाहिए, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते किसको हैं, है ना, सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं, वो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बोले थे नो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो देखो बच्चा, जब दो हम लोग इधर रफ में कर बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, जो दो इक्वेशन जब दिया रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मान लो ये दोनों दिया रहता है, तो आप किस तरह से पकड़ते थे, 3.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं हम लोग, जब आपको दिया रहे रेशियो कंपेयर करते हैं दोनों में, a1 डिवाइडेड बाई a2
B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, है ना। A1 डिवाइडेड बाई B2, B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई B1 डिवाइडेड बाई नॉट इक्वल टू C1 C2, यहाँ नॉट इक्वल टू रहेगा, तब ये होता था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये फर्स्ट था। और सेकेंड क्या था, A1 A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, ये हो जाता था इनफिनाइट सॉल्यूशन, इंफिनिटी सॉल्यूशन, है ना। और थर्ड क्या था, थर्ड था आपका A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, ये हो जाता था आपका क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो जाता था इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो, या तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलो, यूनिक सॉल्यूशन बोलो, है ना। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाता था। ये आपको माइंड में याद रहना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप देखो, फॉर द विच वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पूछ रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन यूनिक सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, देखो ये वाला, यानी कि ये रूल को फॉलो करेगा, है ना, यानी A1 डिवाइडेड बाई A2 और B2 को फॉलो करेगा। चलो यहां से आप पहले निकाल लो यूनिक सॉल्यूशन को निकालने के लिए। देखो पहले तो आपको सबको A1 निकालना होगा, देखो A1 इसमें हो गया 4 और A2 हो गया आप में 2, ठीक है ना। B1 हो गया आपका P और B2 हो गया आपका 2, C1 हो गया यहाँ से 8 और C2 हो गया आपका 2। अब यहाँ से ये वाला फॉलो करवाना है, देखो कर लो, 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, नॉट इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई 2, P डिवाइडेड 2, ये याद होना चाहिए। यही तीनों को यूज करके हम लोग यहाँ से P का वैल्यू निकालने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना, यही यूज करके हम लोग P का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देख लो, तब यहां से बच्चा क्या निकल गया, 2 2 कैंसिल कर दो, तो P नॉट इक्वल टू 4 आ गया, P नॉट इक्वल टू 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो P का वैल्यू अगर यहाँ 4 रखते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर P की जगह 4 रख देते हो तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन ना होकर के ये नो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए यहीं पे पूछ रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ P, वैल्यू P का कौन सा वैल्यू ऐसा रखे कि वो क्या बन जाना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो P नॉट इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि P को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर P की जगह रखने पर वो सारे नंबर यूनिक सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। P की जगह 4, सिर्फ 4 को छोड़कर, अगर देखो ना आप, अगर यहाँ पे 4 रख देते हो, रख दो P की जगह 4, P की जगह 4 रखते हो तो क्या बन जाएगा, फिर से रेशियो निकालो, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 के P की जगह 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो क्या बन गया 2 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2 और इधर बन गया 4, तो देखो नॉट इक्वल टू 4, तो ये वाला फॉलो कर गया, नो सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो यानी 4 को छोड़कर, हाँ अगर यहाँ की जगह 4 को छोड़ दो 3 ले लो आप, तब देखो आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू बन गया, तो ये फॉलो कर गया ये रूल। तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ P except for, देखो therefore all value of P except for the given pair of equation is unique solution, देखो क्या हुआ, आपको ये पूरा चीज याद होना चाहिए, है ना, ये पूरा याद होना चाहिए ये वाला, तभी ये बन सकता है, ठीक है ना,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आपको यहाँ कभी के का वैल्यू निकालने देगा, एस का वैल्यू कुछ भी निकालने के लिए दे सकता है, सिर्फ ये आपको याद होना चाहिए, ये कंडीशन रेशियो को याद ही होना चाहिए। इस तरह से देखो याद था तो हम लोग निकाल दिए ना कि पी का वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर पी के अलावा कोई और वैल्यू रखते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका बहुत ही यूज होने वाला है अभी। एग्जाम्पल नंबर आप 16 को देखो, 15, एग्जाम्पल नंबर 16 देखो। देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ 4। अब देखो इसमें वैल्यू पूछ दिया के का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी द following pair of linear equation have infinity solution। के का कौन सा वैल्यू होगा जहां कि हम लोग को इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, है ना, इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। अब करा के का ऐसा कौन सा वैल्यू वहां रख दें कि वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन को फॉलो करे। देखो ये वाला, ये सॉल्यूशन को फॉलो करना चाहिए। थर्ड वाला इन्फिनिटी सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया है तो आपको दिमाग में ये वाला आ जाना चाहिए रेशियो, ठीक है ना, ये वाला रेशियो आ जाना चाहिए। अब देखो बच्चा ये क्या था, a1 था, ये बन जाएगा a2 और ये बन गया आपका b1 और ये बन गया आपका c1, ये बन गया आपका a2 b2 c2, ठीक है ना। अब रेशियो से कंपेयर कर लो, a1 डिवाइडेड बाई a2 यानी k डिवाइडेड बाई 12, है ना, फिर इक्वल टू है इन्फिनिटी सॉल्यूशन में इक्वल टू दे दो, b1 यानी 3 डिवाइडेड बाई k, फिर से इक्वल टू दे दो, यहाँ लिख दो माइनस k माइनस 3 माइनस के, माइनस माइनस खत्म कर दो, ये हो गया आपका, ठीक है ना। चलो इसको आप फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। जब थर्ड मानोगे तो देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 2 को पहले करो तो देखो क्या मिल गया, k डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k, ये दोनों को जब इक्वल किए, अच्छा ये हम कहाँ से कर दिए बच्चा, यहाँ बोल रहा था देखो इन्फिनिटी सॉल्यूशन के का वैल्यू, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन सभी इक्वल था इसलिए हम लोग यहाँ सब इक्वल कर दिए, ठीक है ना। रेशियो निकाले, रेशियो को हम लोग इक्वल कर दिए। चलो अब जब यहां से करोगे तो क्या मिल गया आपका, के स्क्वायर इक्वल टू 3k, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, के को मल्टीप्लाई कर दो और यहां से 3 को 3 12 है ना, 12 यहाँ कर दो 12, तो के का जो वैल्यू आपको मिल गया 36 का रूट अंडर यानी प्लस माइनस 6 मिल गया, है ना, प्लस माइनस 6 मिला। अब देखो कंडीशन यहाँ ये है कि प्लस होगा या 6 होगा, इसको चेक करने के लिए आपको फिर से ये दोनों को बराबर कर दो, यानी इक्वेशन 2 बराबर 3, इसको और इसको केस के वैल्यू अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब समझो कि ये दोनों में सेम आना चाहिए आंसर, तो यहाँ कर दो 3 डिवाइडेड बाई के माइनस 3 और नीचे हो गया के, यहाँ से के कैंसिल कर दो तो 3 बराबर के माइनस 3, तो के का वैल्यू आ गया 6, यानी कि यहाँ का जो वैल्यू लेंगे प्लस 6 लेंगे के का वैल्यू, तो के वैल्यू को यदि यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन दे देगा, है ना। सिर्फ आपको के का वैल्यू पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चा। क्या किए हम लोग, क्या किए ध्यान से देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको यहाँ ये दे दिया था इन्फिनिटी सॉल्यूशन, जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होने के लिए दे दे तो फट से माइंड में आना चाहिए ये वाला रेशियो, और जब ये रेशियो आ गया तो यहाँ से आप जो भी इक्वेशन दिया रहेगा और x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है, बार बार बोल रहा हूँ
पाई का कोफिशिएंट b1 इक्वेशन फर्स्ट में है ना, और इक्वेशन 2 वाला में सब 2 बन जाएगा, a2 b2 c2। अब a2 b2 c2 सब निकल गया। निकलने के बाद a1 a2 को रेशियो निकाल लो, आप कंपेयर कर लो। देखो कंपेयर कर लिया, ये इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग लिखा हूं, ठीक है। अब देखो, अब k का वैल्यू आप ही सोचो ना, इसको इसके साथ बराबर कर दो या इसको इसके साथ बराबर करो, है ना। किसी तरह से करोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट को सेकेंड के बराबर कर दिया, तो प्लस माइनस 6, इसको इसके साथ किया तो देखा कि -6 होगा, +6 होगा, तो इसको इसके साथ किया तो +6 आया, तो इसका मतलब हो गया +6 ही आपका आंसर होने वाला है, +6 ही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखो। जब इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 3.5 का, जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो इसी का यूज करने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को बना लो, इंट्रोडक्शन देखो, और आप एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करना। फिर हम लोग एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग 3.5 का एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।